गुड आईएमसी। मैं संदीप वाही स्वागत करता हूं आप सभी का आईएमसी टॉक्स के आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर आमतौर पर लोग खुलकर बातचीत नहीं करते, और वो है इनफर्टिलिटी, यानी संतान प्राप्ति में होने वाली समस्याओं के बारे में। दोस्तों, पुरुष हो या महिला, यह समस्या सिर्फ शरीर की नहीं है, बल्कि मन की, रिश्तों की और समाज की होती है। तो आज के इस एपिसोड के माध्यम से हमारा उद्देश्य है ऐसे दंपतियों को सही जानकारी प्रदान करना, और इस बातचीत को करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर रमन। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गुड आईएमसी डॉक्टर रमन। गुड आईएमसी संदीप जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो इनफर्टिलिटी, यानी संतान प्राप्ति से रिलेटेड जो भी समस्याएं लोगों में आती हैं, उसके ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं। जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आखिर में इनफर्टिलिटी होती क्या है। देखिए संदीप जी, एक बहुत ही अच्छा विषय आज हमने लिया है। तो पहले तो थैंक यू आपको। भारत जैसा देश, जहाँ पर कि भारत क्या मैं बात करूँ, पूरे विश्व में भी संतान एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर इंसान सोचता है ना। मतलब शादी होगी तो उसके बाद बच्चे होने ही चाहिए, होने चाहिए, है ना। अगर ये चीज ना हो पाए, ठीक है, किसी भी कारणवश, तो उसे एक तरह से हम बांझपन की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, नंबर 1। मेडिकली देखा जाए तो जब शादी हो गई, ठीक है, कोई भी दंपति है, उसको अगर वो निरंतर प्रयास करता है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए 1 साल तक लगातार विदाउट एनी प्रोटेक्शन, है ना, सावधानी बरते बिना, और अगर उसे कंसीव नहीं होता, गर्भ नहीं ठहरता, तो उसे मेडिकल भाषा में हम इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन कह देते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप थोड़ी जानकारी दें हमारी ऑडियंस को कि मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है और इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो देखिए संदीप जी, अगर प्रेगनेंसी कंसीव होनी है ना, तो उसके लिए पुरुष और महिला दोनों का स्वस्थ होना आवश्यक है। पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होती है स्पर्म की क्वालिटी से रिलेटेड और क्वांटिटी और काउंट से रिलेटेड। अगर स्पर्म जो है उसकी जो क्वालिटी है वो भी ठीक नहीं है, क्वांटिटी भी कम है, तो उस केस में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि स्पर्म जो होता है वो नील होता है, यानी कि शुक्राणु है ही नहीं। अगर शुक्राणु नहीं है तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शुक्राणु, पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का जो अंडा है, ओवम है, वो दोनों मिलते हैं, तब भ्रूण आगे चलकर बनता है और वो डेवलप होता है। ठीक है, तो पुरुषों के अंदर अगर तो जो शुक्राणु है वो कम है, दूसरा शुक्राणु जो है वो ढंग से, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है, वो डेड है, मोटाइल नहीं है, ये सब जो है पुरुषों के अंदर कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। ओके, सो इसी प्रकार अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण क्या होते हैं, किस वजह से महिलाओं में इनफर्टिलिटी होती है? देखिए, उसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1 तो होता है कि अगर हम महिलाओं की बात करें तो उसके अंदर एग की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। अब किन्हीं कारणों के वश एग नहीं बन रहा है, या एग बन रहा है तो वो डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि महिलाओं में जो एग है वो ओवरी में बनता है, अंडेदानी में बनता है। महिलाओं के अंदर 2 अंडेदानी होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, वहां से एग बनता है। अगर अंडेदानी के अंदर कोई विकार हो, जिसे हम पीसीओएस बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसके अंदर क्या होता है, महिलाओं के अंडेदानी के अंदर छोटी छोटी रसौलियां बन जाती हैं। तो वहां पे जो है एग की क्वालिटी प्रॉपर नहीं होती, एग का डेवलपमेंट नहीं होता, एग बनता नहीं है कई बार। तो अगर एग नहीं बन रहा है तो जाहिर सी बात है आगे फिर भी कंसीव नहीं होगी। अब एग बन गया, लेकिन वो क्या करता है, एग जो है धीरे धीरे अंडेदानी से निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में आता है। दोनों तरफ 2 ट्यूबें होती हैं। पुरुष का शुक्राणु उस ट्यूब में पहुंचता है और वहां पे जाके एग के साथ मिलता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अगर ट्यूब बंद है तो शुक्राणु और एग जो है वो आपस में मिल नहीं पाएंगे। नहीं मिलेंगे तो कंसीव नहीं होगा। तो दूसरा कारण क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब अगर बंद है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तीसरा कारण होता है कि सब कुछ हो गया, एग भी बन गया, ट्यूब भी ओपन है, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, शुक्राणु और एग आपस में मिल गए। अब वो वहां से जो भ्रूण बना, फर्टिलाइजेशन जो हुई, वो वहां से जो है फिर वो आगे चल के महिला के गर्भ में आता है, और गर्भ में आके वो स्थापित होता है। अगर गर्भ, जिसे हम यूट्रस बोलते हैं, अगर उसकी अंदर की लाइनिंग प्रॉपर नहीं है, अगर यूट्रस हेल्दी नहीं है, कमजोर है, ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पे भ्रूण टिकता नहीं है, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। तो ये मुख्य कारण होते हैं महिलाओं में। तो 3 ही मेजर प्रॉब्लम्स है। नंबर 1 एग की क्वालिटी खराब है, एग नहीं बन रहा है। नंबर 2 ट्यूबल ब्लॉकेज है, या फिर बच्चेदानी जिसे हम यूट्रस बोलते हैं, या गर्भाशय, उसमें कोई वीकनेस है या कोई प्रॉब्लम है। तो इन 3 मुख्य कारणों की वजह से महिलाओं में प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है।
नॉर्मली डॉक्टर साहब ये देखा जाता है कि लोग इसके ऊपर बातचीत नहीं करते, शर्म और झिझक के मारे, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, उसके ऊपर बातचीत नहीं होती। और जब बातचीत नहीं हो रही है तो उसका निदान भी कैसे होगा? अब जब निदान नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम लीड करेगी कहीं ना कहीं एक मानसिक जो इसका असर है वो भी मुझे लगता है बड़ा कॉमन है, और लोग स्ट्रेस में रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है लोग इसके ऊपर क्यों बातचीत नहीं करते और क्यों इतना स्ट्रेसफुल जीवन जीते हैं? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है ना, इसके पीछे हमें समझना होगा कि समाज इसको किस तरह से देखता है। अब जैसे हमारे अभी भी, अब तो खैर शहरीकरण हो गया, विकास हो गया, तो थोड़ा-सा लोगों के अंदर माइंडसेट चेंज हो गया। लेकिन गाँव देहात में आप जाइए, तो वहाँ अभी भी एक ही सोच है कि शादी हुई नहीं और प्रेगनेंसी हो जाए, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बच्चा क्यों नहीं हो रहा। अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर अब वो ट्राई भी कर रहे हैं, दोनों दंपति मतलब हस्बैंड वाइफ जो हैं वो दंपति ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। अब उसमें क्या होता है कि उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, पहला 1-2 साल तो निकल जाते हैं, इंसान सोचता है कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी, कि चलो छोड़ो। हालांकि वो ट्राई कर रहे हैं, उनको पता है कंसीव नहीं हो रहा है, कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन झिझक है। दूसरा क्या है, हमारे समाज में अभी भी गांव देहात में जाइए तो ज्यादातर जो है महिला के ऊपर इसका एक जो है एक दोष मर दिया जाता है कि यार एग्जैक्टली मैं वही आपको बोलने वाला था कि अक्सर ये देखा जाता है कि मेल इनफर्टिलिटी को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। नॉर्मली लोगों को लगता है ये अगर कोई दिक्कत है तो ये महिलाओं से रिलेटेड ही दिक्कत होगी और वही बांझ है। क्योंकि दूसरा इसका कारण ये भी है कि पुरुषों को जो है हमारी जो सोसाइटी में एक डोमिनेंट पोजीशन पे रखा हुआ है ना, तो उनको लगता है, और जो उनका परिवार है ना, जो मेल जो है उसका जो परिवार है वो भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्योंकि अगर वो बात फैली कि देखो जी बेटे में कमी है, तो हमारी तो जी वो हो जाएगी, देखो बेटे में कमी है तो हमारी तो नाक कट जाएगी, व्हाटएवर। तो इस चक्कर में लोग जो है इसको टालते रहते हैं। अच्छा, जब 2-3 साल निकल जाते हैं तो मजबूरी में फिर लोग कुछ ट्रीटमेंट की तरफ भागते हैं, ठीक है, उसमें भी वो शर्माते हैं। दूसरा ये भी है कि सही नॉलेज नहीं मिल पाती, गाइडेंस की अभी कमी है ना, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो कई बार मेरे पास कई केसेस ऐसे आते हैं कि 6-7 साल से वो जो है टेस्ट करा रहे हैं, तो वो जो हस्बैंड है वाइफ को लेकर डॉक्टर्स के पास जा रहा है। तो मैं जब पूछता हूँ आपने अपना टेस्ट कराया, तो वो बोलता है डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं कोई प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मैं सेक्सुअली एक्टिव हूँ। मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी अगर मेरी बढ़िया है तो मतलब मेरे में कोई स्पर्म की कोई जो है शुक्राणु की कमजोरी नहीं हो सकती, मतलब मैं सेक्सुअली हेल्दी हूँ। तो ऐसा नहीं है, अगर आप सेक्सुअली हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर शुक्राणु से संबंधित कोई समस्या नहीं हो सकती। तो दोनों पहलू हैं। और साइकोलॉजिकल की आपने बात करी तो हाँ, इसका असर जो होता है महिलाओं के ऊपर ज्यादा होता है। होता क्या, पुरुष तो चलो निकल जाते हैं घर से बाहर कमाने के लिए, अभी भी हमारी फैमिली की कल्चर वैसा ही है हिंदुस्तान के अंदर। तो जो महिला है वो घर में रहती है। अब धीरे धीरे उसका माइंड की स्थिति देख लीजिए, वो कहीं फंक्शन में जा रही है तो धीरे धीरे वो जाना छोड़ देगी, बातचीत करना छोड़ देगी। अगल बगल आस पड़ोस रिश्तेदार नातेदार सब उसी को ताना मारते रहेंगे, अरे क्यों नहीं हो रहा बताओ। तो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी को इसके बारे में ओपन होना पड़ेगा। लोगों को समझना होगा कि ये किसी के साथ भी हो सकता है संदीप जी। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ हो रहा है तो आपके परिवार में नहीं हो सकता, किसी और के हमारे परिवार में नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम मेडिकली है, इसमें उस इंसान का कोई दोष नहीं है। सही बात है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपके परिवार में आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि 1 साल से ऊपर हो गया, नहीं हो रहा है, तो खुल के डॉक्टर से बात करिए, परिवार में बात करिए और उसके ट्रीटमेंट के ऊपर जाइए। क्योंकि जितनी देर आप करेंगे ट्रीटमेंट के लिए उतने चांसेस कम होते जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि जैसे अभी आपने बोला कि 1 साल तक अगर बच्चा नहीं हो रहा है या कंसीव नहीं कर पा रही है महिला, तो क्या इसकी शुरुआती डायग्नोसिस है? कैसे ये पता करें कि ये प्रॉब्लम आखिर में किसकी है, महिला की तरफ से है या पुरुष की तरफ से है? तो इसके लिए क्या मेडिकल साइंस में चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे एक जो दाम्पत्य जीवन जी रहा है कपल जो है वो इसके बारे में अवेयर हो सके? अगर संदीप जी 1 साल से ऊपर विदाउट प्रोटेक्शन आपने ट्राई किया, प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही, तो 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो पुरुष को अपना जाकर के एक अच्छी लेबोरेटरी में जाए और अपना सीमन एनालिसिस यानी कि वीर्य की जांच करा ले, ठीक है। वो प्रॉपर जांच हो जाए, एक वो है। तो सबसे पहले उससे पता लग जाएगा कि पुरुष के अंदर कोई शुक्राणु की कमी तो नहीं है। अगर है तो उसका ट्रीटमेंट वो शुरू कर दे। महिलाओं से रिलेटेड 2-3 टेस्ट जरूरी होते हैं। तो उसमें एक तो होता है हम जिसको बोलते हैं HSG टेस्ट, हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी। उसके अंदर क्या किया जाता है, डॉक्टर के पास आप जाइए, वहां पे जाकर के डॉक्टर को बोलिए, तो डॉक्टर क्या करते हैं डाई डालते हैं। उससे क्या पता लग जाता है कि ट्यूब कहीं से बंद तो नहीं है। ठीक है, वो डाई जहां तक गई मतलब वो ओपन एरिया है। हाँ, तो अगर ट्यूब बंद नहीं है तो उससे पता लग जाएगा ट्यूबल ब्लॉकेज तो नहीं है। एग की क्वालिटी के लिए जब महिला के पीरियड्स आए होते हैं उनके आगे पीछे डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं TVS। उसके द्वारा माध्यम से डॉक्टर ये पता करा लेते हैं कि कहीं एग बन रहा है
नहीं बन रहा है, डेवलप हो रहा है कि नहीं डेवलप हो रहा है। तो ये 2 टेस्ट महिलाओं में। इसके अलावा महिलाओं के अंदर कुछ हार्मोनल स्टडीज भी होती हैं, वो आप करा लीजिए। तो वो किसी भी अच्छे डॉक्टर से अगर आप अपने वहाँ पे मिलते हैं, किसी भी महिला जो स्पेशलिस्ट होती है, तो वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देती है। तो ये कुछ मेन टेस्ट हैं जो इनिशियली अगर आपको लग रहा है तो आप इसको करा लीजिए। ग्रेट। तो ये तो हो गए कि आपके फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अगर कोई चैलेंज है, बॉडी पार्ट में अगर कोई चैलेंज है, तो वो हो गए। आज जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, जीवन शैली बदल ही रही है सबकी, तो इसका कहाँ तक आप रोल मानते हैं इनफर्टिलिटी के संदर्भ में? नहीं, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हमारा जो बॉडी है बेसिकली वो एक यूनिट है, फंक्शन यूनिट है, एक मशीन है ना? मशीन को आप तरीके से काम कराएंगे तो वो काम करेगी, प्रॉपर मेंटेनेंस मशीन की जरूरत होती है ना? ऐसी हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उसके अंदर हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एक तरह से वो केमिकल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर कुछ सिग्नल्स देते हैं जिससे बॉडी वर्क करती है ना? अगर ये हार्मोन्स प्रॉपर्ली नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगी। जैसे महिलाओं की बात की जाए, पीरियड्स रेगुलर आने चाहिए, ठीक है, उनको लाने के लिए हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उनका रोल होता है, ठीक है। तो वो महिलाओं के अंदर अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, खान पान ठीक नहीं है, जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, एक्सरसाइज की कमी है, मोटापा बढ़ रहा है, पीसीओडी जिसकी मैंने बात करी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, आज इतनी ज्यादा फैल चुकी है, मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है महिलाओं में। और ये एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी का ना होने का, ठीक है, यंग एज के अंदर खासकर। उसका कारण क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड लेते हैं, फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा है, ठीक है, दिन भर हम मोबाइल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, फैट एक्युमुलेट हो रही है, तो इसका असर ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग पर पड़ रहा है। दूसरा, पुरुषों की बात की जाए तो जो पुरुष एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। ओके, उसकी वजह से भी आपके जो स्पर्म्स हैं उनकी क्वालिटी पे असर पड़ता है, नेचुरल सी बात है। स्मोकिंग करते हैं, उसका असर भी आपके बॉडी के सेल्स के ऊपर पड़ता है, ठीक है। अल्कोहल का आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है, अगर आप ज्यादा देर तक सोते हैं नहीं है, मतलब देर रात तक आप फोन देख रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, तो ये सारे जितना भी आप कर रहे हैं इसका असर आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ पे पड़ता है और धीरे धीरे आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इससे प्रभावित होती है। तो अगर एक पुरुष को अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रखनी है तो उसको क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान देना है, ठीक है। अच्छी डाइट लीजिए, हरी सब्जियों का उपयोग करिए, फ्रूट्स लीजिए, ठीक है, ओमेगा 369 इसका आप यूज़ करिए, ठीक है। हेल्दी फैटी एसिड्स लीजिए, जैसे कि आप आलमंड्स ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का अपनी डाइट में शामिल कीजिए, ठीक है। अच्छी नींद लेनी है आपको, ठीक है, प्रॉपर आप 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज जरूर करिए, जो कि आज के समय में हमारे लाइफस्टाइल से खत्म हो चुकी है। डेली किसी भी तरह की एक्सरसाइज 30 से 45 मिनट की, चाहे आप कार्डियो करिए, वॉक करिए, जिम जाना है, पुशअप, मतलब जो आपको लगता है वो एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन कम से कम रखनी है, माइंड को रिलैक्स रखना है, हैप्पी लाइफ जीनी है, ज्यादा सोचना नहीं है। तो अगर आप इस तरह का लाइफस्टाइल अपनाएं, साथ में अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। एक स्टडी में ये पाया गया है कि आज के समय में जैसे हम लैपटॉप का ज्यादा यूज करते हैं, कहीं मैंने देखा है, मतलब मैंने पढ़ रहा था और वो भी साइंटिफिक है। एक नई चीज है, शायद आपको पता भी होगी, शायद लोगों को पता नहीं होगा, जो पुरुष के अंदर जो शुक्राणु बनता है वो बनता है टेस्टिकल्स में, ठीक है, जिनको आम भाषा में गोलियां कह देते हैं। अब पुरुषों की जो शारीरिक रचना है उसमें वो टेस्टिस कहाँ है सर? बॉडी से, बॉडी के बाहर है। क्यों है? क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में उनको रहना चाहिए, वो बॉडी के आम टेम्परेचर से कम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए टेस्टिकल्स जो है पुरुषों के अंदर बाहर होते हैं। इन्हीं टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, शुक्राणु बनते हैं। तो जो लोग ज्यादा हीट वाली जगह पे काम करते हैं, जो लोग ज्यादा लैपटॉप रख के काम करते हैं, जो लोग ज्यादा समय तक मोबाइल फोन को अपनी जेबों में रखते हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि इन लोगों के अंदर शुक्राणुओं संबंधित समस्याएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा कोई भी अगर आपका काम है तो आप उसके अंदर जो मैंने चीजें बताई है उनका ध्यान रखें, उन चीजों को ध्यान रख सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं जी। अच्छा, महिलाओं में अगर बात की जाए तो महिलाओं में इनफर्टिलिटी को बचने के लिए या उससे रोकथाम के लिए क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए? तो महिलाओं के अंदर भी देखिए सेम चीज है, लाइफस्टाइल को ठीक रखना है। लाइफस्टाइल कैसे ठीक रहेगा? ठीक है, एक्सरसाइज प्रॉपर करिए, अपना वजन कंट्रोल में रखिए। मैंने अपनी प्रैक्टिस में, अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है, और साइंस भी ये बोलती है, रिसर्च भी ये बोलती है, किताबों में भी ये लिखा है कि जो महिलाएं ज्यादा ओवरवेट हैं,
खासकर उनके अंदर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनके अंदर पीसीओएस की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके। ठीक है, एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो अपने वेट को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, नंबर 1 वेट नहीं बढ़ने देना है। नंबर 2 प्रॉपर न्यूट्रिशन, जैसे मैंने पुरुषों के बारे में बताया, तो हेल्दी डाइट लीजिए आप, हरी सब्जियां हो गई हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो आप ज़्यादा फ्रूट्स का यूज़ करिए अपनी डाइट के अंदर। ठीक है, पानी ज़्यादा पीजिए। ठीक है, नट्स का उपयोग करिए, इन सब चीज़ों का करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए, तनाव से दूर रहिए। ये सारी चीज़ अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी के हार्मोन्स जो होंगे वो नॉर्मली रेगुलेट होंगे, आपकी एग की क्वालिटी भी बढ़िया होगी और साथ ही साथ यूट्रस की हेल्थ भी प्रॉपर बनी रहेगी। तो मुझे नहीं लगता फिर कोई दिक्कत उसमें देखने को मिलेगी। तो ये तो बात होगी कि इस तरीके से हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रख सकते हैं, चाहे वो एक महिला है या पुरुष हैं। मगर अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है तो क्या उपचार उपलब्ध हैं अभी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए संदीप जी, मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंस की मैं पहले बात करता हूँ। हालांकि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, उसमें मैं बाद में आता हूँ। पहले मॉडर्न साइंस की बात कर लेते हैं। मॉडर्न साइंस ने नो डाउट बहुत तरक्की करी, साइंस ने बहुत तरक्की करी। ठीक है, तो एक क्योंकि होता क्या है, देखिए थोड़ा सा समझना होगा, डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के कितनी बड़ी है। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स जो कारण होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में कोई प्रॉब्लम निकल के भी नहीं आती है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम उनको ये सलाह देते हैं कि आप ट्राई करते रहिए, हो जाता है, कंसीव हो जाता है, जिसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम किस लेवल की है उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अब मान लीजिए, अगर तो पहले पुरुषों की बात कर लेता हूँ, अगर स्पर्म नहीं है, शुक्राणु नील है, तो आज के समय में उसका तो कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बीज ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर पुरुषों के अंदर स्पर्म है, शुक्राणु है, उनकी क्वांटिटी कम है या क्वालिटी खराब है, तो कुछ ऐसी मेडिकेशंस मॉडर्न साइंस में है जिनको कुछ समय तक दिया जाता है। जैसे स्पर्म काउंट बढ़ सकता है। हालांकि उसके उसमें ज्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, और महिलाओं की बात की जाए तो उसके अंदर अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है, पुरुषों में अगर शुक्राणु बिल्कुल नहीं है और महिलाओं में ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो उस केसेस के अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज में हालांकि ऑपरेशन के द्वारा ट्यूब को खोल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी एक हम समझे कि कितना वो सक्सेसफुल है, वो भी एक अभी एक अपवाद का विषय है। लेकिन फिर भी वहां पे थोड़ा ट्यूबल ब्लॉकेज से ऑपरेशन के द्वारा उसको खोलने की कोशिश की जाती है। तो ये तो हो गया कारण। जो नॉर्मल जो कारण होते हैं, खासकर अगर स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है या शुक्राणु के अंदर डेड ज्यादा है, बहुत इक्के दुक्के कुछ स्पर्म जो है वो ठीक हैं, और महिला के अंदर एग अच्छा नहीं बन रहा है, तो उस केस में आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी अब निकल कर आ गया है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या रहता है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, महिला के जो अंदर से एक अच्छा जो है एग को निकाल लिया जाता है और पुरुष के शुक्राणु में जो है उनको लैब में मिला दिया जाता है, और जब वो भ्रूण बन जाता है तो उसे दोबारा से महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है तो उसमें भी इसको किया जाता है। ठीक है, एक और टेक्निक होती है, इसको हम बोलते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। कई बार ऐसा हो रहा है कि पुरुष की किसी सेक्सुअल वीकनेस के कारण या और किसी वजह के कारण जो शुक्राणु है वो महिला के अंदर प्रॉपर नहीं जा पा रहे हैं, तो पुरुष के वीर्य को लेकर के उसको डायरेक्ट महिला के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एक और नई टेक्निक आ गई है, इसको हम बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसके अंदर क्या किया जा रहा है कि वो खासकर उस केसेस में की जा रही है जहां पे कि पुरुषों के शुक्राणु की क्वालिटी बहुत खराब है। तो उसमें क्या किया जाता है, एक बड़े से माइक्रोस्कोप में पुरुषों के शुक्राणु को देखा जाता है, जो इक्का दुक्का अच्छे शुक्राणु होते हैं उनको निकाल करके, और महिला के एग को महिला के अंदर से निकाल दिया जाता है। लैब में उसको फिर एक इंजेक्ट किया जाता है, शुक्राणु को महिला के अंडे में डाल दिया जाता है, और फिर उसको कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए लैब में रखा जाता है। वैसी स्थिति बनाई जाती है, कृत्रिम स्थिति जैसी महिला की फैलोपियन ट्यूब में होती है। करेक्ट। और उसके बाद जब वो थोड़ा भ्रूण 3-4 सेल्स का बन जाता है तो उसे महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। लेकिन संदीप जी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आज भी ये जो इतनी टेक्निक्स आ गई हैं, नो डाउट बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका जो सक्सेस रेट है वो अभी भी इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। हालांकि इसको हम 30-40% तक भी मानते हैं डॉक्टर्स, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर देखा गया है कि प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। दूसरा क्या है, इसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है ना। अभी भी आप मान के चलिए, एक साइकिल अगर इसका कराना हो तो इसकी जो कॉस्ट है वो 1.5 से 2 लाख रुपए है, और डिपेंड करता है आप किस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, उस हिसाब से भी इसकी जो कॉस्ट है वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो मॉडर्न साइंस ने तो अभी हाल फिलहाल में इसके ऊपर बहुत काम किया है, लोग करा भी रहे हैं,
तो फिलहाल तो ये जो ट्रीटमेंट है मॉडर्न साइंस में अवेलेबल है। तो हमने अभी बात करी आईवीएफ की, हमने बात की आईओआई की, हमने बात की इक्सी की। डेफिनेटली ये अवेलेबल तो हैं, बट ब्राइटली आपने बोला कि इनकी सक्सेस रेट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी चीज़ कॉस्ट जी। तो डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करेंगे एक कपल जो भी यंग कपल है, अभी रिसेंटली मैरिज हुआ है, उनको कैसे अपनी ये जो सेक्सुअल लाइफ है या आप कह सकते हैं फर्टाइल लाइफ है, इसको कैसे ध्यान रखना चाहिए शुरुआती दौर में, जिससे कि वो इस मतलब इस लेवल तक पहुंचे ही ना? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि अगर आपको 1 साल से ऊपर हो गया है, नहीं कंसीव हो रहा है, तो बिना देरी किए सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे बात करके जो टेस्ट मैंने बताए हैं या फिर जो डॉक्टर आपको बताते हैं वो टेस्ट आप करा लीजिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है और उस प्रॉब्लम के हिसाब से जो है जो बेस्ट ट्रीटमेंट आपके पास है उसको आप लेना शुरू कर दीजिए। होता क्या है कि लोग ना डिले करते रहते हैं। पुरुषों के अंदर तो चलो अगर शुक्राणुओं की कोई दिक्कत नहीं है तो पुरुषों के अंदर शुक्राणु बनते रहते हैं। महिलाओं के साथ मैं महिलाओं को कोई डिमीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्राकृतिक जो नेचर है वो नेचर है। तो महिलाओं के अंदर क्या है संदीप जी, पुरुषों की बात तो हमने कर ली, लेकिन महिलाओं के अंदर क्या होता है कि एक एज के बाद हम सब जानते हैं मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज मतलब कि उनके अंदर पीरियड्स नहीं आएंगे, एग नहीं बनेगा, ठीक है, तो वो जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। बिल्कुल। तो अगर ये प्रॉब्लम दिख रही है तो डिले नहीं करना है। लोग क्या करते हैं ना, इसको टालते रहते हैं, है ना, कोई बात नहीं, 2-4 साल तो ऐसे निकाल देते हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, है ना, एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं, कभी किसी ने कुछ बता दिया वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब पहुंचते हैं तो बहुत देर हो जाती है। एक हार्मोन होता है, इसको हम बोलते हैं AMH, एंटी मुलेनियन हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन ये दिखाता है कि महिलाओं की जो अंडेदानी है वो कितनी हेल्दी है, ओके, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो हार्मोन्स का लेवल कम होता जाता है। अगर वो हार्मोन कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है एग की क्वालिटी खराब होगी, एग बनने कम हो जाएंगे, ओवेरियन रिजर्व खत्म हो रहा है। ये वैसे है, मतलब इसको आम भाषा में हम समझे तो ये है कि कैपेसिटी जो थी महिला की प्रेगनेंसी होने की वो कम हो रही है विद द एज। तो डिले नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हो सकता है आपको ज्यादा दिक्कत हो भी ना, लेकिन आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया। जब आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, डिले किया आपने, ठीक है, डिले करते 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 जब आप 10-12 साल के बाद जब डॉक्टर के पास पहुंचे प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, तो उस समय फिर आप IUI कराओ, IVF कराओ, ICSI कराओ, क्योंकि महिला का अगर एग की क्वालिटी खराब हो चुकी है, वीक हो चुका है, तो कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो नंबर 1 यही है कि जितनी जल्दी हो सकता है, अगर आपको रत्ती भर भी शंका हो रही है कि कुछ दिक्कत है, तो तुरंत डायग्नोस कराइए और ट्रीटमेंट को शुरू करिए। तो डॉक्टर साहब, नॉर्मली आज की डेट में ये देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा कैरियर कॉन्शियस हो गए हैं, और कैरियर की वजह से चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, आजकल डिलेड मैरिज का कल्चर बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे भी हम साइंस की बात कर रहे थे, मेडिकल साइंस की बात कर रहे थे, और ये देखा जा रहा था कि भाई जितनी ज़्यादा आपकी एज बढ़ती है आपकी रिप्रोडक्टिव एज कम होती जाती है। एग्जैक्टली, तो कंसीव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो परिवार भी चाहता है हमसे कि हमारे वंश आगे बढ़े और चीज़ें आगे हों। तो आपके हिसाब से राइट एज क्या होनी चाहिए एक महिला के लिए और पुरुष के लिए, कि जिस समय कैरियर तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, मगर कैरियर के साथ साथ इस चीज़ को भी इंपॉर्टेंस दें, जिससे भविष्य में जाकर के उनको इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं से जूझना ना पड़े? जी संदीप जी, बिल्कुल सही बात है ना। कैरियर ओरिएंटेड अब हर कोई चुका है, हम भी हो चुके हैं ना लेकिन ये सच्चाई है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर पड़ता है जी। लीगली देखा जाए तो सरकार ने भी ये कहा है कि 21 साल में पुरुष और 18 साल में महिला अपनी मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेडिकली देखा जाए तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी संतान उत्पत्ति करने की क्षमता पर असर पड़ता जाएगा, ठीक है। अब पुरुषों के अंदर तो फिर भी देखा जाए, मेडिकली बात कर रहा हूं मैं, इसको कोई अदरवाइज ना ले, लेकिन पुरुषों के अंदर क्या है कि स्पर्म जो होते हैं वो बनते रहते हैं, ठीक है। लेकिन महिलाओं के अंदर क्या होता है कि एक एज के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एग जो है वो बनने बंद हो जाते हैं या फिर क्वालिटी उनकी डिग्रेड होती जाती है। तो 30 वर्ष से पहले अगर महिला अपनी मैरिज के बारे में सोच लेती है तो चांसेस ज्यादा हैं कि उसके अंदर प्रेगनेंसी अच्छी कंसीव हो जाएगी, बजाय इसके कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक हेल्दी फैमिली हो जाए, है ना, और आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो जितना जल्दी हो सके अपने कैरियर के हिसाब से अपना डिसीजन लें और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो डॉक्टर साहब, बीइंग एन आयुर्वेदाचार्य, जी, और क्योंकि आप IMC से भी जुड़े हुए हैं, तो IMC और आयुर्वेद एक दूसरे के सिनोनिम्स माने जाते हैं। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आयुर्वेद में ऐसी क्या चीजें हैं जो एक महिला और पुरुष की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रखने में मदद कर सकती हैं।
देखिए संदीप जी, आयुर्वेद जो है ना एक पूरा मैं इसको कहता हूँ एक साइंस है, हम सभी कहते हैं बिल्कुल। जीवन जीने की कला या जीवन जीने का विज्ञान आयुर्वेद हम्म, है ना। तो आयुर्वेद ने इसके ऊपर बहुत गहन इसके ऊपर आयुर्वेद में वर्णन मिलता है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनमें बहुत अच्छा वर्णन मिलता है, ठीक है। महिलाओं के बारे में तो अलग से पूरा एक जैसे हम बोलते हैं स्त्री विज्ञान के ऊपर बहुत काम हुआ है, ठीक है। अच्छा। और उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा हुआ है, अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए, सब कुछ वर्णन मिलता है उसके अंदर, ठीक है। पुरुषों के लिए तो आयुर्वेद में इतनी सारी हर्ब्स हैं, इतना सब कुछ बताया गया है, तो मैंने ये पाया है कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है, ठीक है। तो आयुर्वेद बेसिकली क्या करता है, आयुर्वेद के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो है रसायन। रसायन का मतलब क्या है, कुछ ऐसी हर्ब्स या ऐसी मेडिसिन जिनका अगर आप रेगुलर उपयोग करते हैं तो आपकी हेल्थ जो है बढ़िया रहती है ना। आपकी जो ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो नंबर 1 तो जैसे हमने पढ़ा लाइफस्टाइल की बात करी हमने पहले, तो लाइफस्टाइल आपको अच्छा रखना है, ठीक है, खान पान अच्छा रखना है। तो आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका उपयोग ऐसी प्रॉब्लम्स में, इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन में किया जाता है और उनके बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अश्वगंधा है, शिलाजीत है, सफेद मूसली है, क्रॉच बीज है, पुरुषों की मैं बात करूं। महिलाओं के लिए पुत्र जीवक है, ठीक है। महिलाओं के लिए शतावरी है, ठीक है। महिलाओं के अंदर अगर हम बात करें लोह भस्म है। ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। और ये सारी चीजें जो है, अशोक नाम का एक पौधा होता है, बहुत अच्छा पेड़ होता है, उसका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है, दशमूल का वर्णन मिलता है। तो ये जड़ी बूटियां इतनी जबरदस्त हैं कि महिलाओं के अंदर जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है या एग की क्वालिटी की प्रॉब्लम होती है, यूट्रस की वीकनेस होती है, पुरुषों में अगर स्पर्म काउंट कम बन रहा है, तो इन सब के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है और जो कि मैंने आपको पहले बताया, अगर स्पर्म काउंट नील है या फिर ट्यूबल ब्लॉकेज है, इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है और इनिशियली आपने डिटेक्ट कर लिया, जल्दी आपने पता लगा लिया है, तो आप आयुर्वेद का उपयोग कर सकते हैं। नो डाउट आयुर्वेद आप इसमें आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, अब इतने सारे जड़ी बूटियों को याद रखना और लेके आना और कंज्यूम करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो आईएमसी में क्या ऐसे कोई उत्पाद हैं जो खास तौर पर इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए हमारे लिए बनाए गए हैं, और वो कैसे काम करते हैं, और क्या डोजेज में अगर लेना है तो क्या डोजेज में उसको ले सकते हैं? देखिए संदीप जी, दोनों केसेस में अगर पुरुष से संबंधित कोई समस्या है या फिर महिला से संबंधित कोई समस्या है, तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्हीं सब जड़ी बूटियों से बनाए गए हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं पुरुषों की। तो अगर तो स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है, ठीक है, जो स्पर्म है उसकी क्वांटिटी कम है, तो उसके लिए हमारे पास कई औषधियां हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो इन जड़ी बूटियों से मिलाकर बनाए गए हैं। एक तो हमारे पास जीवन शक्ति रस। अच्छा, ठीक है। तो जीवन शक्ति रस बेसिकली क्या है, उसके अंदर हमने केवड़ा डाला है, हमने अर्क केवड़े का डाला है, रोज पेटल्स वगैरह डाली हैं। बहुत अच्छा एक है, बॉडी में कूलिंग भी देता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है, जिसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। तो आप जीवन शक्ति रस का उपयोग इसमें कर सकते हैं। इसमें यह ध्यान रखना होगा आपको कि उसके अंदर शुगर कंटेंट थोड़ा रहता है, तो अगर आपको डायबिटीज है तो थोड़ा ध्यान से उसका सेवन आपको करना है। 30 ml रोजाना आप दिन में 2 टाइम उसको ले सकते हैं पानी में मिला के। अच्छा जी। दूसरा हमारे पास एक प्रोडक्ट है इलायची अमृत, ठीक है। तो इलायची अमृत में क्या है, केसर डला हुआ है। ओके। और जो केसर होता है वो स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म को हेल्दी बनाने के लिए और उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके। तो आप इलायची अमृत का यूज कर सकते हैं। आप 5-5 बूंदे जो है 1 गिलास पानी में दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। ये डाइजेशन को भी अच्छा करता है, ठीक है, बॉडी के अंदर कूलिंग रखता है, ठीक है, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो 2 आपके पास प्रोडक्ट्स हो गए। आगे हमारे पास एक टेबलेट है अश्वगंधा प्लस शिलाजीत की। ओके। तो अश्वगंधा और शिलाजीत जो है दोनों ही आयुर्वेद के अंदर वाजीकरण और रसायन, वाजीकरण मतलब कि सेक्सुअल आपकी हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, और रसायन मतलब कि बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। तो आप अश्वगंधा शिलाजीत को भी साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक टेबलेट सुबह शाम आप इसका यूज कर सकते हैं। एक टेबलेट हमारे पास है ट्रू नाइट पावर, ठीक है, उसके अंदर लगभग 20 तरह की जड़ी बूटियां हैं। ये जो टेबलेट है आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, स्पर्म की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है, सीमन की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। तो ओवरऑल पुरुषों का जो भी शुक्राणु से संबंधित समस्या है उसमें अच्छा काम करती है। तो आप एक टेबलेट इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, सफेद मूसली है, अकरकरा है, 20 तरह की जड़ी बूटियां हमने इसमें डाली हुई हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड प्रोडक्ट है, इसका आप यूज करिए, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि इनिशियली आप थोड़ा टाइम इसको यूज करके देखिए, 2 से 3 महीने आपने इसका यूज किया। अगर फिर भी आपको लग रहा है कुछ चैलेंज आ रहा है, तो हमारे पास कीड़ा जड़ी हमारे पास है एक टेबलेट। उसके अंदर जो कीड़ा जड़ी, जिसको हम एक तरह से हिमालयन व्याघ्र भी कहते हैं जी, ठीक है, एक तरह का मशरूम होता है ना,
और बहुत ही रेयर जड़ी बूटी है ये। और इसका जो ये मिलती है वो मिलती है हिमालय में, मिलती है ऐसी जगह पे जहाँ पे बर्फ पड़ती है 15,000 फुट की ऊंचाई पे। तो उस कीड़ा जड़ी को हमने लेकर के उसमें 10 तरह की और जड़ी बूटियां मिलाई। उसके अंदर हमने शिलाजीत डाला हुआ है, सफेद मूसली डाली है, क्रॉच बीज डाली है। तो ऐसी सारी औषधियों को मिला के हमने वो कीड़ा जड़ी टेबलेट तैयार करी है। ओके। तो अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको साथ में ऐड कर सकते हैं। स्पिरुलिना जो है वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। प्रोटीन है बेसिकली वो एक तरह से ना, तो आप स्पिरुलिना का यूज कर सकते हैं। एक टेबलेट सुबह शाम आप इसका यूज करिए। और कई बार ये भी देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से कई बार आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर भी असर पड़ता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी असर पड़ता है। तो टेबलेट हमारे पास एक स्ट्रेस अवे है, आप उसका यूज करिए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसमें भी लगभग 15 से ज्यादा जड़ी बूटियां डाली हैं। उसमें शंखपुष्पी है, जटामासी है, वचा है, ऐसी कई जड़ी बूटियां उसमें हमने डाली हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखती हैं, आपको रिलैक्स रखती हैं। तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो पुरुषों की बात हो गई, ठीक है। हाँ जी। अब बात करते हैं महिलाओं की, ठीक है। महिलाओं के अंदर कारण के हिसाब से आपको प्रोडक्ट को चूज करना है। अगर तो फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज जैसे मैंने कहा, तो उस केस में तो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करानी पड़ेगी, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। अगर हार्मोनल चैलेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चैलेंजेस जब आते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं? महिलाओं के पीरियड्स डिले हो जाते हैं, ठीक है, पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास एक प्रोडक्ट है प्यारी सहेली, है ना, आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके अंदर अशोक है, उसके अंदर मोचरस है, उसके अंदर कई जड़ी बूटी डाली हुई हैं। इतना अच्छा प्रोडक्ट है, आप उसका यूज कर सकते हैं। उसकी टेबलेट भी हमारे पास आती है, हमारा सिरप भी उसका आता है। तो टेबलेट आप एक सुबह शाम खाना खाने के बाद, और सिरप आप 2-2 चम्मच दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। ओके। एलोवेरा का बहुत अच्छा रोल है महिलाओं के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस के अंदर। अच्छा। हाँ, आप उसका यूज कर सकते हैं एलोवेरा का, ठीक है। एलोवेरा जो है इसको हम घृत कुमारी भी कहते हैं, कुमारी भी कहते हैं इसको हम, आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। कुमारी का मतलब क्या होता है? अनमैरिड गर्ल, है ना। तो ये जो है बेसिकली महिलाओं की ओवरऑल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, यूट्रस की हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। तो आप एलोवेरा का यूज करना शुरू कर दीजिए, ओके, ठीक है। 30 ml जो है सुबह शाम आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। एलोवेरा हो गया, प्यारी सहेली टेबलेट और सिरप हो गया, ठीक है। अगर ये तो हार्मोनल चैलेंजेस की बात हो गई। अगर कई बार ऐसा भी होगा कि यूट्रस वीक है, यूट्रस के साथ साथ एग की क्वालिटी खराब है, तो हमारे पास हमने अभी एक लेटेस्ट प्रोडक्ट निकाला है कुछ समय पहले, पूरक नारी टेबलेट। उसके इतने अच्छे रिजल्ट संदीप जी हमें देखने को मिल रहे हैं। और वो टेबलेट ऐसी है जो कि महिलाओं की एग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है, एग की ग्रोथ को भी बढ़ाती है, यूट्रस की हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, और प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद करती है। और उसके बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अभी मेरे पास एक केस आया था और उन्हें मुझे बताया कि लगभग 6 साल उनकी मैरिज को हो गए थे। अच्छा। और जब उनकी जो वाइफ थी उसका जो एग था वो डेवलप होने से पहले ही रप्चर हो जाता था। वो डेवलप ही नहीं हो पाता था। अब मैच्योर होगा एग तभी तो वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन में जाएगा। करेक्ट। तो वो मैच्योर ही नहीं होता था। तो उन्होंने लगभग 2 या 3 महीने उसको अपनी वाइफ को टेबलेट खिलाई, और उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स भी भेजी थी। उन्होंने कहा कि सर, मतलब डॉक्टर भी हैरान हो गए कि यार ये कैसे हो गया, मतलब हम इतना ट्राई कर रहे थे, तो अच्छे रिजल्ट उसके मिल रहे हैं। इसके साथ साथ फ्लैक्स सीड्स आते हैं हमारे पास। फ्लैक्स सीड के अंदर ओमेगा 369 भी है, इसके साथ साथ हेल्दी फैट्स भी हैं। तो आप इनका न्यूट्रिशन वैल्यू बड़ी अच्छी होती है, तो आप फ्लैक्स सीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। 1-1 चम्मच जो है दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। आप फ्लैक्स सीड्स का यूज़ करिए। तो ये कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। पुरुषों के अंदर हम गोमूत्र का भी कई बार यूज़ कराते हैं। अच्छा। तो गोमूत्र भी जो है पुरुषों के अंदर स्पर्म की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ओके। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चैलेंज ऐसा है, नहीं समझ आ रहा है, तो ये तो एक ओवरव्यू है। तो आप हमारे कस्टमर केयर के नंबर पे 9809843098 उस पर कॉल करके जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे आप बात करिए और उनसे सही परामर्श लीजिए। जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से फिर आप प्रोडक्ट को चूज करिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि समय देना पड़ता है, क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं वो ओवरनाइट नहीं होती, ठीक है। अब लोग सोचते हैं कि हमने जी प्रोडक्ट ले लिया, अब जी हमें 1 महीने में, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीज नहीं हो रही है, मेडिकल साइंस जिसके लिए
कह रही है कि अब इसका कोई इलाज ही नहीं है, आपको टेस्ट टू बेबी पे जाना पड़ेगा, तो आप समय तो दीजिए। बिल्कुल, कम से कम कोई भी चीज ओवरनाइट होती नहीं है, खराब तो फिर सही भी होने में समय लगेगा, हाँ, ओवरनाइट सही भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो आप 6 से 8 महीने जरूर दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि, और 6 से 8 महीने में हमारे पास कई ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो साथ में अपनी डाइट को ठीक रखिए, जो मैंने चीजें कही। अब आप सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल ठीक नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस को कम नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी के ऊपर उसका असर भी आएगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है फिर आपका, अगर आप करते हैं तो उम्मीद है कि आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपके घर में भी जो है किलकारियां गूंजेंगी, है ना। ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आज आपने हमें यहाँ दी, और जितने भी हमारे ऐसे कपल जो इस समस्या से जूझ रहे हैं या इस समस्या से परेशान हैं, उनको बहुत सारी आज नॉलेज मिली होगी, मुझे उम्मीद है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू कमिंग हियर। थैंक यू। गुड एमसी। सो दोस्तों, ये तो थी आज की बातचीत जिसमें हमने इनफर्टिलिटी यानी संतान उत्पत्ति से रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं कॉमनली, उसके ऊपर बातचीत करी। उम्मीद करता हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। क्या कारण होते हैं, पुरुषों में क्या कारण होते हैं, महिलाओं में क्या कारण होते हैं, कैसे हम अपनी एज के साथ साथ अपनी फर्टाइल एज को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, क्या हमें खान पान में बदलाव करने चाहिए, क्या हमें जो हमारी जीवन शैली है उसमें बदलाव करने चाहिए। इन सारे मुद्दों पर आज हमने बातचीत करी। और बहुत सारे मिथ होते हैं कि अगर इनफर्टिलिटी से रिलेटेड समस्या है तो ये सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड है। इसके ऊपर भी हमने बातचीत करी कि ऐसा नहीं है, ये पुरुष से संबंधित भी हो सकती है, महिलाओं से भी संबंधित हो सकती है। मगर ध्यान दीजिएगा, इनफर्टिलिटी कोई अंत नहीं है। इसके ऊपर मेडिकल साइंस ने आज बहुत तरक्की कर ली है। आयुर्वेद में हमने बात की कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं। तो आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, बल्कि एक सही मार्गदर्शन के साथ अपना सही ट्रीटमेंट करा करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और आप भी संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की बातचीत को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले किसी एपिसोड में फिर हम एक ज्वलंत मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे और आपको एक्सपर्ट से मिलवाएंगे। थैंक यू सो मच। गुड एमसी ऑल।